संसद भवन परिसर में इस देश के महापुरुषों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं परिसर में अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं। इन प्रतिमाओं को एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया। जिससे संसद भवन परिसर में आने वाले विशिष्ट व्यक्ति एवं अन्य आगंतुक इन प्रतिमाओं का एक निश्चित स्थान पर सुविधाजनक रूप से दर्शन कर सकें, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। 16 जून को इस स्थल का लोकार्पण किया गया। स्थल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की गरिमामय उपस्थिति में किया। प्रेरणा स्थल पर 15 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इनमें से एक हैं महाराणा प्रताप। उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा प्रिय अश्वचेतक और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान उनकी जान बचाने वाले उनके भरोसेमंद लेफ्टिनेंट्स के साथ है, जिसका निर्माण फकीर चरण परिदा ने किया था। इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 21 अगस्त 2007 को किया था। कवि पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियां याद आ रही हैं। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। महाराणा प्रताप, जिनके शौर्य और वीरता के किस्से यहाँ के कण कण में हैं, जिन्होंने अनेक कष्ट सहे, अनेक परेशानियां झेली, किंतु कभी भी मुगलों के समक्ष घुटने नहीं टेके। राजस्थान। महाराणा प्रताप की जब भी चर्चा होती है, कुंभलगढ़ किले की चर्चा होना लाजमी है। चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है कुंभलगढ़ का किला। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर व्यास में फैला कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के महाराणा कुंभा की सूझबूझ और परिकल्पना का प्रतिफल था। कहते हैं इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 से शुरू होकर 15 वर्षों तक चला और 1458 में पूरा हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ भी कहा जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। यह दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर आए हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजेय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई। समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया, तो वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस किले की चर्चा यहाँ करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यही वह किला है जहाँ 9 मई 1540 को कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया और 3 साल बाद 1540 में कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। इसी साल मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने पहले बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह को पराजित किया और फिर कूटनीति से बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में हराकर गढ़ पर अधिकार कर लिया। कुंवर प्रताप का बालपन मेवाड़ के भीलों के बीच बीता। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति में बच्चे को प्यार से कीका पुकारते हैं।
यही कारण था कि प्रताप को भी प्यार से कीका कहा जाने लगा। एक बालक होने के बावजूद मेवाड़ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन्होंने युद्ध कला और धनुर्विद्या में कठिन प्रशिक्षण लिया। वर्ष 1555 में महाराणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को सेनापति बनाया। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। कुंवर प्रताप ने सेनापति बनने के बाद बागड़, छप्पन और गोडवाड़ के क्षेत्र पर विजय हासिल कर उसे मेवाड़ में मिला लिया। 1559 में महाराणा ने उदयपुर की स्थापना की। इस बीच मुगल बादशाह अकबर के दुश्मनों को उदय सिंह अपने राज्य में लगातार आश्रय दे रहे थे और आसपास के राज्यों पर विजय अभियान भी जारी था। वर्ष 1567 में महाराणा उदय सिंह के विजय अभियान को तब विराम लगा जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब कुंवर प्रताप की आयु 27 साल थी। चित्तौड़ को अकबर की मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की सेना मुगलों की विशाल सेना के सामने काफी बौनी थी। ऐसे में उन्होंने मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने से बेहतर चित्तौड़गढ़ को छोड़ देना उचित समझा। हालांकि युवा प्रताप का गर्म खून पिता के इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह वहीं रहकर मुगलों की सेना को सबक सिखाना चाहते थे, किंतु पिता की आज्ञा की अवहेलना वे नहीं कर सके और उन्हें चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा। और यह इतिहास की नई इबारत लिखे जाने की एक शुरुआत थी। उदय सिंह के साथ मेवाड़ को लेकर के युद्ध होता है अकबर का 1567-1568 में, क्योंकि वो चित्तौड़ का जो घेरा करता है और वहाँ पे आक्रमण करता है। तो उसमें आप सोचिए 40,000 जो राजपूत वीर थे, सैनिक, जो उसमें से 39,000 जो है वो मर जाते हैं और 1,000 का कत्लेआम करता है अकबर, जो कि उसको एक हिस्टोरिकल ब्लॉट, उसको एक धब्बे के रूप में अकबर के पूरे जो सैन्य जीवन है या जो शासक के रूप में उसको जो माना जाता है, अकबर द ग्रेट, महान जो शासक, उस महानता के ऊपर महान प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि वो एक ब्लॉट के रूप में, एक धब्बे के रूप में इसको देखा जाता है कि 1,000 सैनिकों का कत्लेआम कर दिया जाता है जो बचते हैं उनको। और जबकि महाराणा प्रताप और इनके जो भी इनके जो राजपूताना के राज्य के लोग हैं, और ख़ास करके महाराणा प्रताप के संदर्भ में देखेंगे कि उन्होंने जब जब विजय की तो अगर जो भी महिलाएं थीं मुग़ल हरम की और जो भी थी, उनको सकुशल वापस भेजा विद डिग्निटी, उनके पूरे मान सम्मान के साथ। हार जीत एक अलग चीज़ थी, लेकिन उसमें इस तरह के एक मानदंड को रखना, एक आदर्श को स्थापित करना कि महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना और जो भी उस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना जिसको कि उनके हिसाब से एक योद्धा का धर्म हो ही नहीं सकता। और जो युद्ध की रणनीति अपनाते हैं महाराणा प्रताप, उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो वो अपने आप में एक जो है वॉर हिस्ट्री या बैटल हिस्ट्री के संदर्भ में देखेंगे तो एक मिसाल है। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण के लिए भी कुछ टुकड़ियां भेजी, किंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। 1570 में महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ में नई फौज तैयार की और गोंगुदा को ही मेवाड़ की राजधानी घोषित कर दिया। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद कुंवर प्रताप का गोंगुदा महल में मेवाड़ के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया गया। इस प्रकार राणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूतों की वंशावली में मेवाड़ के 54वें शासक हुए और गोंगुदा पैलेस एक नए युग की शुरुआत का साक्षी बना। इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो एक ऐसे व्यक्ति के साहस और दृढ़ विश्वास से परिभाषित हुआ जिसकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। मगर एक सच जो सबको पता था वो ये कि जब तक मेवाड़ के लोग महाराणा की कसम खाते रहेंगे
अकबर हिंदुस्तान का जहां पनाह बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार नहीं कर सकता। उसने महाराणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मेवाड़ में कई दूत भेजे, लेकिन पत्र में केवल शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा थी, जिससे मेवाड़ की संप्रभुता भी बरकरार रहती। वर्ष 1573 के दौरान अकबर ने राणा प्रताप को पूर्व के आधिपत्य के लिए सहमत करने के लिए मेवाड़ में 6 राजनयिक मिशन भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनमें से प्रत्येक को ठुकरा दिया। इनमें से आखिरी मिशन का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया। महाराणा प्रताप इस बात से नाराज थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे जिसने सभी राजपूतों को अधीनता में लाने के लिए मजबूर किया था। अकबर समझ गया था कि महाराणा प्रताप कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और उन्हें मेवाड़ के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करना ही होगा। राजपूताना के संदर्भ में जब आरपी त्रिपाठी जो राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो उन्होंने लिखा एज ए हिस्टोरियन, तो उन्होंने कहा कि राजपूताना के संदर्भ में ऐसी क्या चीज़ें थी जो अकबर के अवधारणा में थी। वो क्या चाहता था? एक्चुअली वो चाहता था कि राजपूताना जो है, जो क्षेत्र, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल क्षेत्र था, रणनीतिक क्षेत्र था। क्यों? और जो मुगल जो भारत में सत्तासीन होना चाहते थे हिंदुस्तान में, तो उसके लिए ज़रूरी था कि राजपूताना का या तो सहयोग उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त हो वहाँ के राजाओं का, या अगर वो विरोध की राजनीति रखते हैं, अवधारणा रखते हैं, तो फिर उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये एक लिंकिंग रूट था, एक जोड़ने वाला रास्ता था गुजरात के प्रांत से, जो कि एक पूरी तरह से ट्रेड रूट था, व्यापार का क्षेत्र था। और जो मुग़ल टेरिटरी थी, मुग़ल जो क्षेत्र थे, उसको जो समुद्री किनारे से जोड़ने के लिए और उसके व्यापार के मार्ग में ये मेवाड़ का क्षेत्र पड़ता था। तो इसीलिए इस ट्रेडिंग लिंक, इस व्यापारिक जो मार्ग है और उसका जो संबंध है तटीय क्षेत्र से, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उस क्षेत्र पे मुग़लों का कब्ज़ा हो, मुग़ल उस क्षेत्र में काबिज़ हों। मुगलों के साथ अपरिहार्य युद्ध की तैयारी में महाराणा प्रताप ने अपने प्रशासन में बदलाव किए। उन्होंने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ में स्थानांतरित की, जहां उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने लोगों को अरावली पर्वत की ओर जाने और दुश्मन के लिए कुछ भी पीछे न छोड़ने का आदेश दिया। युद्ध एक पहाड़ी इलाके में लड़ा जाना था, जिसका मेवाड़ की सेना को अभ्यास था, लेकिन मुगलों को नहीं। यह युवा राजा के अपने लोगों के बीच सम्मान का प्रमाण है कि उन्होंने उनकी बात मानी और पहाड़ों की ओर चले गए। अरावली के भील पूरी तरह से उनके पीछे थे। मेवाड़ की सेना ने अब दिल्ली से सूरत जाने वाले मुगल व्यापार कारवां पर छापा मारा। उनकी सेना की एक टुकड़ी ने महत्वपूर्ण हल्दी घाटी दर्रे की रक्षा की, जो उत्तर से उदयपुर जाने का एकमात्र रास्ता था। महाराणा प्रताप ने खुद कई तपस्याएं की, इसलिए नहीं कि उनके वित्त ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि वे खुद को और अपने सभी लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि वे यह दर्द क्यों उठा रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छानुसार जीने के अधिकार को वापस पाने के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि वे पत्तों की थाली में खाना खाएंगे, जमीन पर सोएंगे, अपनी खुद की गरीबी के कारण मिट्टी और बांस से बनी झोंपड़ियों में रहते थे। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के सेना के मध्य लड़ा गया। एक तरफ खुददार राजपूत महाराणा प्रताप, तो दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजपूत मान सिंह। यह युद्ध भयंकर था, किंतु अनिर्णायक था। मुगलों की सेना हैरान रह गई। महाराणा प्रताप की सेना पराजित नहीं हुई, लेकिन महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों से घिर गए। महाराणा प्रताप के बहादुर सेनापति हाकिम खान सूर के बिना हल्दी घाटी का युद्ध उल्लेख अधूरा है।
18 जून 1576 की सुबह जब दोनों सेनाएं आपस में टकराईं तो प्रताप की ओर से अकबर की सेना को सबसे पहला जवाब हाकिम खां सूर के नेतृत्व वाली तोपखाने की टुकड़ी ने दिया। महज 38 साल के इस युवा के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी ने अकबर के हरावल पर हमला करके पूरी मुगल सेना में आतंक की लहर दौड़ा दी। मुगल सेना की सबसे पहली टुकड़ी का मुखिया राजा लूणकरण आगे बढ़ा तो हाकिम खां ने पहाड़ों से निकलकर अप्रत्याशित हमला किया। वहीं भामा शाह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता का एक ऐसा नया अध्याय लिखा गया था जिसमें एक राजपूत सेनापति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक भील योद्धा ने भी मुगलों के खिलाफ मोर्चा लिया था। राणा पुंजा भील 16वीं शताब्दी के एक ऐसे ही वीर योद्धा थे जिनकी वीरता और साहस आज भी प्रेरणादायक है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के अधीन कार्यरत राणा पुंजा भील एक कुशल सेनापति थे। हलवद यानी गुजरात के मकवाना राजपूतों के वंशज झाला मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई। महाराणा प्रताप के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। झाला बीदा ने महाराणा से उनकी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा की जगह उन्हें निशाना बनाने लगे और प्रताप को युद्ध के मैदान से निकाल लिया गया। झाला बीदा प्रताप की जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए। कांस्य प्रतिमा में ये सभी महाराणा प्रताप के साथ हैं। इन सभी के अलावा महाराणा के साथ है उनका प्रिय घोड़ा चेतक। जब भी महाराणा प्रताप की वीरता का बखान होता है तो उनके घोड़े चेतक को जरूर याद किया जाता है। चेतक एक काठियावाड़ी घोड़ा था जो अपनी उत्कृष्ट नस्ल के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकारों और साहित्यकारों ने अपने लेख में चेतक के रंग रूप का बखूबी वर्णन किया है। उनके अगर मिलिट्री स्किल का देखें कि इतने सीमित संसाधनों में उन्होंने इतना एक गजब का प्रतिरोध सामने रखा जिसमें कि मुगल सेना को विवश होना पड़ा। वो जो है उनके ऊपर पूरी तरह से विजय हासिल नहीं कर सकी। हालांकि वो उस घायल हो गए थे और वैसी स्थिति में उनको युद्ध क्षेत्र से निकलना पड़ा जो कि महाराणा प्रताप उसके लिए भी जो है नहीं राजी हो रहे थे, नहीं मान रहे थे। और लेकिन उनके जो भी प्रमुख सरदार थे उन्होंने कहा कि अगर हमें मेवाड़ के क्षेत्र की जो है गरिमा और उसके जो प्रतिरोध को बनाए रखना है तो हमें इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आपका नेतृत्व चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि अभी आप जो है युद्ध क्षेत्र को छोड़ के जाएँ और आगे फिर प्रतिरोध हम जारी रखें। और इसी में चेतक की भूमिका का भी जिक्र आता है जो कि आप देखिए कि एक ऐसी मिसाल है इतिहास में कि जिस खाई को चेतक ने क्रॉस किया, जिसको कूद करके वो दूसरी तरफ गया है, जो करीब हल्दी घाटी के क्षेत्र से 3 किलोमीटर आगे उस, जबकि चेतक खुद भी जो है घायल है जो उनका घोड़ा, और वैसे में वो महाराणा प्रताप को लेकर के जा रहा है और एक ऐसी खाई को पार कर रहा है जो कि दुश्मनों के लिए असंभव थे पार कर पाना अपने घोड़े को लेकर के या ऐसे भी। और ये इतिहास में एक मिसाल के रूप में इसको देखा जाता है और जिस तरीके से चेतक की जो खासियत है उसको देखा जाता है। और महाराणा प्रताप की अगर देखें तो इस विजय के बारे में अगर कहा जाए तो ये अनिर्णायक रही, यहाँ पे विजय हासिल नहीं हो सका क्योंकि महाराणा प्रताप को कब्जा नहीं कर सके, ना उनका आत्मसमर्पण करवा पाए, ना उनको वो लोग जो है मार सके इस युद्ध में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अनिर्णायक ही रहा। कवि श्याम नारायण पांडे कविता हल्दी घाटी में चेतक के बारे में लिखते हैं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या
आसमान पर घोड़ा था। कहा जाता है कि चेतक भी महाराणा की तरह ही बहादुर था। महाराणा प्रताप जब भी चेतक को युद्ध के मैदान में लेकर जाते थे, उस वक्त चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बांधी जाती थी। उसका कारण भी अनोखा था। चेतक हाथी की तरह दिखता था। इसका फायदा मेवाड़ी सैनिकों को मिलता था। चेतक की ताकत के कारण ही वह युद्ध के मैदान में एक अजेय बन गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल थे और चेतक जख्मी, किंतु फिर भी उसने महाराणा को युद्ध भूमि से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। चेतक भागता जा रहा था, तभी उसके सामने एक 22 फुट चौड़ा बरसाती नाला आ गया। चेतक जख्मी हालात में भी एक लंबी छलांग लगाकर उस नाले को पार कर गया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर पाए। हालांकि इस छलांग के बाद चेतक भाग नहीं सका और एक इमली के पेड़ के नीचे अपना बलिदान दे दिया। कहते हैं इमली के पेड़ का यह ठूंठ आज भी हल्दी घाटी में बचा हुआ है और उसी स्थान पर चेतक का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आप देखिए आर्म्स जो आर्मर है या जो भाला है, स्पीयर है, उसके संदर्भ में आप देखें तो उसके बाहर उस तरह से तो सामने है, वो तो हमारे पास है, तो हम आप देखिए कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब जो तलवार और जो भाला और जो आर्मर ये सब तो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, तो उस चीज़ को तो एज ए इतिहास के स्रोत के रूप में हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको खारिज नहीं कर सकते। महाराणा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। जंगल जंगल भटकते रहे, तृणमूल और घास पात की रोटियां खाकर गुजर बसर की। पत्नी और बच्चे को विषम परिस्थितियों में अपने साथ रखते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। उदयपुर और कुंभलगढ़ सहित मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को मुक्त करा गया, लेकिन चित्तौड़ वापस नहीं पा सके। महाराणा प्रताप कभी भी चित्तौड़ को वापस जीतने में सक्षम नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसे वापस जीतने के लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। जीवन के अंत तक उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। 29 जनवरी 1597 को मात्र 56 वर्ष की आयु में वीर महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसें लीं। पीछे रह गई तो उनसे जुड़ी यादें, उनके वीरता और शौर्य के किस्से जो आज भी जन जन में सुनाए जाते हैं, जिन पर अनेक साहित्य लिखा गया। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी महाराणा प्रताप का आह्वान करते हुए लिखते हैं, जागो प्रताप, मेवाड़ भूमि के लक्ष्य भेद हैं जाग रहे। जागो प्रताप, माँ बहनों के अपमान छेड़ हैं जाग रहे। जागो प्रताप, मत वालों के मत वाले सेना सजा रहे। जागो प्रताप, हल्दी घाटी पर बैरी भेरी बजा रहे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।